हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कराने जा रहा है, उसी के हम पहले पेपर यानी कि शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये अतुल के मॉडल के हैं जिसमें बहुत सी गलतियाँ हैं। मैं आपको ऑथेंटिक एकदम सही आंसर की बताऊँगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो इस सेशन को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, शिक्षण पूर्व चिंतन एवं तैयारी में पद सम्मिलित हैं। पहला है शिक्षण निर्धारण, दूसरा विषय वस्तु का चयन, तीसरा है शिक्षण विधि युक्तियाँ और तकनीकी का चयन निश्चय, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, वास्तविक शिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित क्रियाएं हैं। पहला है कक्षा व्यवस्था, दूसरा है पढ़ाने के साथ कक्षा से छेपड़, तीसरा उपरोक्त युक्तियों और तकनीकों का प्रयोग, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला है हमारा, शिक्षण उपरांत मूल्यांकन में सम्मिलित पद हैं। पहला है उद्देश्य आधारित मूल्यांकन, दूसरा है विषय वस्तु आधारित अवबोध का मूल्यांकन, तीसरा व्यवहार परिवर्तन का परीक्षण, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षण का उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, बिल्कुल गलत। दूसरा है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, ये सही है, क्योंकि सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसका भी सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं होती हैं। पहले है 2, 3, 4 और 5। तो इसमें कितनी सही होती हैं सम्मिलित? 2। इसका 2 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा शिक्षण का सिद्धांत है। पहला है करके सीखने का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, तीसरा प्रेरणा का सिद्धांत, चौथा ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला है शिक्षण का सिद्धांत है। पहला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, दूसरा नियोजन का सिद्धांत, तीसरा जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। पहला है शिक्षा शास्त्र पर, दूसरा है गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक पर, तीसरा जीव विज्ञान पर, चौथा प्राणी विज्ञान पर। तो इसका कैसे हो जाएगा? पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि गेस्टाल्टवाद ने दिया था। इसका बी सही हो जाएगा। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र होता है। तो फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र कौन सा हो जाएगा? बालक हो जाएगा। अगला है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है बालक का चौमुखी विकास करना, दूसरा है बालक का मानसिक विकास, तीसरा है बालक का शारीरिक विकास, चौथा ये सभी। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अगला है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो कौन है? पहला है प्रोबेल, मॉन्टेसरी, हेलेन पारकस्ट, चौथा हार्वर्ड। तो फ्रेंड, इसका क्या सही हो जाएगा? प्रोबेल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स। अगला है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो ये किसने कहा था? ये रॉस महोदय ने कहा था, क्योंकि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालक का नामांकन में वृद्धि, बालक के शारीरिक विकास, तीसरा है बालक का सर्वांगीण विकास। तो बाल केंद्रित शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बालक का सर्वांगीण विकास। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है क्रिया शिक्षण विधि का अर्थ है। तो क्रिया शिक्षण विधि का अर्थ क्या हो जाएगा? बालकों को अपने स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है बालक से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं के लिए कहना। ये कैसी गतिविधि है? तो ये कैसी विधि? शारीरिक गतिविधि है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। पहला है लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, तीसरा है सुलेख करना और चौथा है गृह कार्य देना। तो इसका क्या सही हो जाएगा? दोषपूर्ण अध्ययन एवं प्रभाव को दूर करना। इसका भी सही हो जाएगा। अगला है अधिगम शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। यह कथन किसका है? तो ये है शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने की वाली एक पद्धति। ये किसने कहा था? बीओ स्मिथ ने कहा था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला हमारा शिक्षण है। शिक्षण क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य प्राप्ति का साधन, द्विध्रुवीय उपागम एवं अंतःक्रिया,
शिक्षण एवं उपागम दोनों, ये सभी, ये तो ये इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला है दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने, अन्य प्रकार के उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। तो ये किसने कहा था? ये लॉरेंस महोदय ने कहा था। ये इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकता क्रम है या कथन है। तो स्किनर का है, बीओ स्मिथ का है, क्लार्क का है या पांडे का है। तो फ्रेंड्स शिक्षण पुनर्वलन किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। इसका ए सही हो जाएगा। शिक्षण की विशेषताएं, वांछनीय सूचना देना, शिक्षण सिखाना, सीखे हुए तथ्यों का ज्ञान, ये सभी। तो इसका ये सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है शिक्षण की विशेषताएं हैं। पहला है सहयोग पर आधारित, दूसरा प्रगतिशील, तीसरा प्रजातांत्रिक, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? शिक्षण की विशेषताएं, ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है शिक्षण होनी चाहिए गुणवत्तापूर्ण, निर्देशात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, ये सभी। तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है शिक्षा एक दुध्रुवी प्रक्रिया या कथन है। तो एडम्स का है, ड्यूबी का है, रूसो का है या रॉस का है। तो फ्रेंड्स शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया एडम्स महोदय ने कहा था, लेकिन शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा? जॉन डीवी ने। शिक्षा अगला है शिक्षण प्रक्रिया का सोपान है। पहला शिक्षण पूर्व तैयारी एवं चिंतन एवं तैयारी, वास्तविक शिक्षण, शिक्षण उपरांत मूल्यांकन, ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे शिक्षण का उद्देश्य है बालक को अब उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान देना, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालक की शारीरिक सीखने के लिए प्रेरित करना। तो इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित करते हैं। तो ये किसका है? गार्डन और मर्फी का है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। तो ये वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अगला है अधिगम की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं निरंतरता, सार्वभौमिक, ए और बी दोनों। इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पहला शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, पर्यावरणीय संबंधी कारक, ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो फ्रेंड्स अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है? ज्ञानेंद्रियां, प्रेरणा और अधिगम, रुचि और रुझान, और चौथा बुद्धि। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ज्ञानेंद्रियां सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अधिगम का शारीरिक कारण नहीं है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि, परिपक्वता और ज्ञानेंद्रियां। तो इसका कैसे हो जाएगा? बुद्धि, क्योंकि ये मानसिक कारक है। अधिगम की विधि है अनुकरण विधि, करके सीखना, खंड एवं पूर्ण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे व्यवहार में प्रेरणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव होने से उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। यह कथन किसका है? तो ये हॉबस्टन्स का है। दक्षता आधारित शिक्षण के सोपान है पूर्व तैयारी, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, नियम, निर्णय और समन्वयीकरण, ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला है बालक की दक्षता विकास में ध्यान रखने योग्य तथ्य है। तो इसका कैसे हो जाएगा? दक्षता का क्षेत्र बालकों के स्तर अनुसार होना चाहिए। बालकों का अभ्यास कार्य के समय बालकों की थकान को विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को ज्ञात करने के लिए उनकी दक्षता का विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करी जानी चाहिए। ये उसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो ये गेज महोदय का है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। तो ये किसने कहा था? वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। अब फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो ये किसने कहा था? क्रू एंड क्रू महोदय ने कहा था। अब अधिगम की अभिवृत्ति अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का रूप में होती है। तो ये किसने कहा था? अधिगम की अभिवृत्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होता है। तो ये किसने कहा था? ये क्रॉनबैक ने कहा था। अगला है अधिगम की अभिवृत्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। ये किसने कहा था? तो ये क्रॉनबैक ने कहा था। ये तो हो गया
व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई आया परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है, ये गिलफोर्ड महोदय ने कहा था। अगला है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, तो ये किसने कहा था, ये स्किनर महोदय ने कहा था। ठीक है। अगला है बहुस्तरीय शिक्षण का महत्व है, तो इसका क्या महत्व है ये देखेंगे। तो बहुस्तरीय महत्व क्या है, इस शिक्षण में शिक्षण की प्रक्रियाओं के स्वरूप बहुश्रेणी संबंधित होती है। इस प्रकार शिक्षण व्यवस्था में छात्रों की प्रक्रिया का स्वरूप बहुश्रेणी शिक्षण से संबंधित होता है। एक ही कक्षा में विभिन्न मानसिक योग्यता वाले बच्चों छात्राएं अध्ययन करते हैं। बहुश्रेणीय शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसका उपयोग सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे बहु शिक्षा से आशय है, एक अध्यापक एक द्वारा एक कक्षा को पढ़ाना, एक अध्यापक द्वारा कई कक्षाओं को पढ़ाना, एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को पढ़ाना। इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला है बहु कक्षा शिक्षण को उचित रूप से चलाने के लिए आवश्यक है पाठ्यपुस्तकें, समय विभाजन चक्र, बैठक व्यवस्था, ये सभी, तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला है बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था पर विचार करते समय सही संयोजन है, समान दक्षता वाले पाठों का संयोजन, मॉनिटर, बैठक व्यवस्था, ये सभी, इसका ये सभी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है सहभागी शिक्षण की विशेषता है। इस शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों को सहभागिता को अनिवार्य माना जाता है। यह प्रक्रिया सहयोग और सहभागिता पर आधारित है, तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला है सहयोगी शिक्षण की विशेषताएं हैं। शिक्षक और छात्र दोनों को क्रियाशील स्थिति में रखा जाए, शिक्षक को स्थायी ज्ञान प्रदान किया जाए, नीरस वातावरण को दूर रखा जाए, तो ये इसका भी उपयोग सभी सही हो जाएगा। अगला है क्रियापरक अधिगम आधारित शिक्षण उपागम का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसे किन्हें माना जाता है, रूसो को माना जाता है। क्रियापरक आधारित शिक्षण क्रिया सम्मिलित होती हैं, तो अनुभव प्राप्ति से ज्ञान प्राप्त करके, तो ये उपयोग सभी इसका सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, परिभाषा इतनी बड़ी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, इसे देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया के प्रमुख पद हैं वर्गीकरण, कठिनाई की जानकारी, पिछड़ेपन का कारण, उपयुक्त सभी। एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है, बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। अगला है विभिन्न स्तर के छात्रों को एक साथ पढ़ाना, तो ये क्या है, बहुस्तरीय शिक्षण है। अगला देखेंगे शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, तो बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षण सूत्रों पर। तो फ्रेंड्स शिक्षण विधियां किस पर आधारित होती हैं, गतिविधियों पर आधारित होती हैं, क्योंकि शिक्षण विधियां अलग अलग, किसी विधि में किसी प्रकार पढ़ाया जाता है, किसी विधि में कोई सी गतिविधि करके पढ़ाया जाता है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ है, तो बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ क्या होता है, अलग अलग स्तर के छात्रों को एक साथ पढ़ाना। अगला है बहुस्तरीय शिक्षण के छात्रों को बांटा जाता है, सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता के बच्चे, सामान्य स्तर के बच्चे या सामान्य से अधिक स्तर के बच्चे, तो ये इसमें सभी को लिया जाता है। अगला है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस पर आधारित होता है, ये गेस्टाल्टवाद पर आधारित होता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान पर आधारित होता है, तो पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण में रोचकता, सरलता और वैज्ञानिकता का संचार किससे किया जाता है, तो शिक्षण सूत्रों से किया जाता है। अगला हम देखेंगे किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत अस्पष्ट और अनियमित ज्ञान को स्पष्ट और नियमित किया जाता है, तो क्या किससे किया जाता है, निश्चित से अनिश्चित की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत सूत्र क्या होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है। अगला है छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का क्रम हो सकता है, तो ये इसका दोनों हो सकता है, तार्किक क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम। देखेंगे अगला प्रकृति का अनुसरण सूत्र पर आधारित शिक्षा शास्त्री है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रोबेल, गीजूभाई बदेगा, उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है किस शिक्षण सूत्र द्वारा छात्रों में तार्किक और वैचारिक शक्ति का विकास होता है, तो किससे होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये मैथ के लिए सबसे अच्छी होती है विश्लेषण से। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, तो सबसे उपयुक्त शिक्षण सूत्र क्या है, उसमें मूर्त से अमूर्त की ओर, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण है, तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण कौन सा है, त्रिध्रुवीय है। अगला है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को कितने सोपानों में बांटा है, 3 में बांटा है। शिक्षा का सामान्य सिद्धांत क्या है, नहीं है, तो शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है, परिणाम का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत होते हैं।
शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत कौन सा है? तो ये इसका सभी सही हो जाएगा। अगला है शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत हैं, तो इसके सभी हैं। अगला है जांच के किसी क्षेत्र में तथ्यों के बारे में विचारों को क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं, तो ये स्मिथ का है। फ्रेंड्स, अधिकतर आप ज़्यादा परिभाषाओं को ना रटें, क्योंकि ज़्यादा 4 से 5 परिभाषाएं पूछी जाती हैं, वो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये परिभाषाएं बहुत आप अपने हिसाब से देख लें। शिक्षण सूत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? स्थिर से गतिशील, ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता है। अगला है पहले से छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तुओं को ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात जानकारी देनी चाहिए। पहले उन्हें ज्ञात वस्तुओं की जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद अज्ञात वस्तुओं की, तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। छात्रों को पूर्व ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात पूर्व का विभिन्न अंशों में क्या किया जाना चाहिए? विश्लेषण किया जाना चाहिए। तर्कात्मक शिक्षण क्रम से शिक्षण कराने को स्थायी और ठोस क्या हो जाता है? तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी और ठोस क्या हो जाता है? अधिगम हो जाता है। अगला देखेंगे, शिक्षण कराते समय ध्यान रखना चाहिए, तो पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का। शिक्षण की गति आधारित होती है, तो किस पर आधारित होती है? सीखने की गति पर। अगला देखेंगे, शिक्षण के सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है, तो ये किसने कहा था? रायबर्ग ने कहा था। कक्षा शिक्षण तब अधिक अच्छा होता है जब छात्रों के सभी छात्र कक्षा में प्रश्न और उत्तर में पूछने के लिए तत्पर होते हैं। शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकता क्रम है, तो पुनर्वलन आ गया तो कौन हो जाएंगे? स्किनर हो जाएंगे। अगला है शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, तो क्या है? उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं, तो 2 प्रक्रियाएं हैं। अगला देखेंगे, शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों के उनके जीवन से संबंधित ज्ञान प्रदान करना, छात्रों के मानसिक विकास की शक्तियों का विकास करना, बालक के सीखने के लिए प्रेरित करना, ये सभी ये आ चुका है। बॉल और जॉयस के अनुसार आधुनिक शिक्षण प्रदान को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। अगला देखेंगे, शिक्षण प्रतिमान किस भाग पर अध्यापक की भूमिका का वर्णन किया जाता है? किस पर किया जाता है? सामाजिक प्रणाली पर किया जाता है। शिक्षण प्रणाली में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, तो ये मूल्यांकन प्रणाली को कहा जाता है। कल का विश्व कौन चलाएगा? तो शिक्षक चलाएगा। अगला देखेंगे, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, तो हुमायूं ने कहा था। वैसे हुमायूं ने कहा था, इसमें ये दिया है, लेकिन ये हुमायूं ने कहा था। एक अच्छे अध्यापक का गुण होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसका सी सही हो जाएगा। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा। गैने ने अधिगम की कितनी स्थितियाँ बताई हैं? तो 8 स्थितियाँ बताई हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का द्योतक है। शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, शिक्षण सूत्र, उपयुक्त सभी। बालकों के अधिगम पर किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत की जाती है? तो कक्षा का आप अच्छे वातावरण करते हैं तो अधिक रुचि जागृत की जा सकती है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो अभिभावक, राज्य सरकार, तो इसका कौन होता है? शिक्षक होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र होता है। तो अगला है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की कराई जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण है, तो किसने कहा था? ये क्लार्क महोदय ने कहा था, सी। अगला देखेंगे, अगला शिक्षण के सिद्धांत हैं। औपचारिक सिद्धांत, परिणात्मक सिद्धांत, प्रांगणिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। शिक्षण के मुख्य तत्व हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे। अगला देखेंगे, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, तो ये किसने कहा था? गेट से हमने ने कहा था। अगला, अधिगम से क्या आशय है? अधिगम का आशय सीखना है। अगला है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, तो ये स्किनर ने कहा था, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगला देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। परिपक्वता, रुचि, अवधान, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। रुचि के प्रकार है अभिव्यक्त रुचि, प्रदर्शित रुचि, अंकलित रुचि, उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है रुचि की प्रकृति है। रुचि व्यक्ति की पसंद को इंगित करती है। रुचि अपछव्यता का लाक्षणिक रूप है होता है। रुचि और ध्यान का गहरा संबंध होता है। उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा।
रुचि का संबंध होता है आवश्यकता से, लक्ष्य से, इच्छा से, ये उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है थकान होती है, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला परिपक्वता एक है, स्वाभाविक प्रक्रिया, नैसर्गिक प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया है। तो सिर्फ फ्रेंड्स परिपक्वता पे स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, जन्मजात प्रक्रिया भी, नैसर्गिक प्रक्रिया, इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। थकान किस कमी से होती है? आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी, तो इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला है सीखना व्यवहार, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये गेट्स और अन्य महोदय ने कहा था। अगला है व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले किसी भी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, तो ये JP गुलफोर्ड ने कहा था। अगला है सीखना विकास की प्रक्रिया, तो ये वुडवर्थ महोदय ने कहा था। अधिगम का अर्थ है सीखना है, सीखने की विशेषता क्या है? अनुभवों का संगठन है, सीखने का मानसिक विकास है, सीखने का एक विवेकपूर्ण, इसका भी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सीखने की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप, परिपक्वता, ये सभी सही हो जाएगा। मानसिक थकान की विशेषता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता पाता, करना चाहता है, क्योंकि मानसिक थकान है तो कोई व्यक्ति कार्य करना नहीं चाहता है, अवधान का केंद्रीकरण नहीं हो पाता, चिंतन और अवबोधन की शक्ति मंद पड़ जाती है, तो इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है शारीरिक थकान की विशेषताएं, शरीर के विभिन्न अंग शिथिल पड़ जाते हैं, शरीर विश्राम करने के इच्छुक हो जाता है, शरीर की कार्य करने की क्षमता कम रह जाती है, इसका भी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है परिपक्वता गौड़ विकास है, जिसका अस्तित्व सीखी जाने वाली वस्तुओं का, सीखने वाली विधियों का व्यवहार के पूर्ण होना आवश्यक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? बोरिंग सही हो जाएगा। अगला हमारा है अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तो क्या कहलाता है? ये प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, उपयुक्त सभी, तो इसका क्या सही हो जाएगा? संवेदना सही हो जाएगा। एक बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ होने वाले परिवर्तन, जिसके कारण वह बालक एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? परिपक्वता सही हो जाएगा, इसका ये सही हो जाएगा। अगला सीखने की इच्छा किसका प्रकार है? शारीरिक इच्छा, मानसिक इच्छा, ये इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। सीखने का शारीरिक इच्छा है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। डी सीखने की मानसिक इच्छा है, स्नेह की शक्ति, विषय वस्तु अवस्था, निष्पत्ति की इच्छा, उपयुक्त सभी, इसका भी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है सामान्यता किस आयु में परिपक्वता की आयु माना जाता है? तो इसका 35 वर्ष 25 वर्ष हो जाएगा। क्षमता का विकास का दूसरा नाम क्या है? तो परिपक्वता है। परिपक्वता का किस पर प्रभाव पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? चेतना पर, अभ्यास पर, चेतना पर, वातावरण पर का, और शारीरिक क्रियाओं का। तो परिपक्वता पर किस पर प्रभाव पड़ता है? वातावरण और आनुवंशिकता का, तो इसका भी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।